Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. This is the third series, or we could say that is the third video in which we are discussing the previous year's question paper of polity section wise. So in today's video, we will be discussing about the parliamentary system of the government, the federal system of the government, center-state relations, and interstate relations. So before we begin discussing these questions, सबसे पहले मुझे एक डाउट को एड्रेस करना जो कि मेरे पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में सागर शर्मा करके एक आईडी है, उन्होंने एक मुझे डाउट पूछा है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कशन जो है वो किया था। वो क्वेश्चन था कि कोई भी लेजिस्लेशन अगर किसी भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को डिस्क्रिशनरी पावर दे दे या फिर अनलिमिटेड पावर दे दे कि वो मन चाहे कोई भी लॉ बना सकता है, तो वो कौन सी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। तो वहां पे आपके पास आर्टिकल 14 ऑप्शन था, आर्टिकल 15 28 था, 32 था और 44 था। तो बेसिकली 44 वाज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड 28 वाज रिलीजन। डाउट आया है 14 के बीच में और 32 के बीच में। तो बेसिकली देखो, आंसर उसका था आर्टिकल 14। आर्टिकल 32 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। मतलब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको पता है। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखा कि ये भी तो आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पहली बात तो ऐसे तो पूरा पूरा जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट, उसका कोर ऑब्जेक्टिव ही यही है टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली इट इज लाइक अ होल कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब थोड़ा सा आप आर्टिकल 14 का लिटरल लैंग्वेज जो फिर एज इट इज बुक में लिखी उसको याद करो। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी की, जहां पे हम दो चीज पढ़ते हैं, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है कि लॉ के सामने सब बराबर है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इक्विटी की फॉर्म में बात करता है। तो जब मैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि लॉ के सामने सब बराबर है, तो यानी हम इसको क्या पढ़ते कि ये रूल ऑफ लॉ का एक एलिमेंट है। रूल ऑफ लॉ एक ब्रिटिश का कंसेप्ट है, एबी डाइसी ने प्रपोज किया था, जिसमें तीन चीजें आती हैं। याद करो, रूल ऑफ लॉ उसमें तीन चीजें आती। सबसे पहले नंबर पे आता है दैट आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्शन, सेकंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और थर्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम देन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसको हम अप्लाई नहीं करते, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो जब मैं रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करती हूँ, रूल ऑफ लॉ का पहला ही सिनेरियो क्या आता है, दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द स्टेट। सेकंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ठीक है, तो ये रूल ऑफ लॉ के एलिमेंट है। तो क्लियर कट इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14। ठीक है, क्लियर? नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम पे फिर से मैसेज कीजिए, मैं आपको इंडिविजुअली वन ऑन वन ये समझाऊंगी। ओके, बढ़ते हैं आज की सेशन की तरफ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, वी एडॉप्टेड parliamentary democracy based on the British model. But how does our model differ from that model? तो पहले तो आप यहां से क्रिस्टल क्लियर समझ जाइए कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेसिकली एक सेट ऑफ क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर से और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर से। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो हमने ब्रिटिश मॉडल से लिया है। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है और जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इनका जो डिफरेंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है भाई, सॉरी लक्ष्मीकांत, जो आपके पास लक्ष्मीकांत बुक है उसमें ये क्लियर कट आपके पास डिफरेंस जो है वो लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, एज रिगार्ड द लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे? जब भी आप ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बात करते हो, तो देयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, देयर पार्लियामेंट इज सॉवरेन, इवन जुडिशरी कैन नॉट चेंज द लॉ। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में ऐसा भी बोला जाता है दैट
British Parliament can do everything except to change a man into a woman and a woman into a man. बाकी कुछ भी कर सकती, इतनी सुप्रीम है, इतनी सॉवरेन है। लेकिन क्या इंडिया का पार्लियामेंट इतना सुप्रीम है? नहीं। देयर आर मेनी थिंग्स, फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू होता है इंडिया के अंदर। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाती है, जुडिशियल रिव्यू वो करती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्स में भी आता है, दैट वाज द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि क्या लेके आया था? एनजेक लेके आया था, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, जो कि बात करता था कि कोलेजियम सिस्टम को हटा के एनजेक आएगा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू क्या हुआ और 99th अमेंडमेंट को खारिज किया, एनजेक को भी खारिज किया। तो बेसिकली पार्लियामेंट इंडिया के अंदर सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट लिमिटेड है। अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया तो वहां पे जुडिशियल रिव्यू वहां पे हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है वो चलता है। करेक्ट? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट। इन इंडिया, मैटर्स रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। यस, यही तो अभी हमने बात करा कि आपका जो पार्लियामेंट है, कोई भी लॉ बनाता है तो उसमें जो भी आप अमेंडमेंट करते हो, चेंज करते हो, ठीक है, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाता है फॉर द रिव्यू। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ओके, ठीक है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। Which one of the following in the Indian polity is an essential feature that indicate that India is a federal in character? तो मतलब आपको फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स यहाँ पे पता होना चाहिए। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, मतलब जो पावर्स है, कोई ग्लिच, एम आई ऑडिबल एक्चुअली? क्या? यस, आवाज आ रही है? ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फेडरल करेक्टर। तो जब भी आपके पास फेडरल करेक्टर होता है, तो यानी अगेन आपको यहाँ पे दो चीजें एमटीआर होना चाहिए, लाइक रटा हुआ, मुझे तो रटना है टाइप्स होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यही वो सेक्शंस होते हैं या फिर एरियाज होते हैं जो कि आपको लगता है कि मुझे तो कंसेप्ट पता है, मैं मन से कर लूंगा, लेकिन प्रीलिम्स में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो चुपचाप से कॉन्सेप्ट पता है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कॉन्सेप्ट पता है तो ये तो फर्स्ट स्टेप पे होना ही चाहिए। अब आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि भाई ये फीचर्स फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं और ये फीचर्स यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, तो जब आप फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले भिड़ते ही आपको क्या होना चाहिए कि भाई पावर्स जो है डिवाइडेड होंगे सेंटर में और स्टेट में। क्योंकि जब हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं वहां पे सारा पावर सेंटर के हाथ में होता है, बट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेंटर है और जो स्टेट है, इनके बीच में जो पावर्स है वो क्या है, आपस में डिवाइडेड होता है। अब दूसरा चीज, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सब कुछ फेडरल फीचर्स है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, सुप्रीम रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रहेगा, रिजिड रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, प्रीलिम्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट फेडरल फीचर्स है। ठीक है, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो पावर सिर्फ सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी, रिजिड होगी। उसके बाद में बाई कैमरल लेजिस्लेशन इज ऑल्सो अ फीचर, दैट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उसी के साथ आपके पास जो जुडिशरी है वो अलग से इंडिपेंडेंट होती है, ये भी इसका एक फीचर जो है वहां पे हो सकता है। एंड गवर्नमेंट क्या है, आपके पास डुअल होती है, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट होता है और रीजनल गवर्नमेंट होता है। तो यही वो बात होगी कि पावर्स इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब यहाँ पे देखते हैं, which one of the following in the Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? पहला है the independence of judiciary safeguarded. Yes, अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसके फीचर्स क्या होते हैं कि सबसे पहली बात तो डुअल गवर्नमेंट होती है सेंटर पे और रीजन पे,
और जो पावर्स है वो भी डिवाइडेड होंगे सेंटर और रीजन में। बाय कैमरल पावर्स भी डिवाइडेड होते हैं, यानी कि बाय कैमरल लेजिस्लेशन भी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, आपके पास विधानसभा है, विधान परिषद है। जो जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, रिजिड है, और आपके पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहले ही पॉइंट में आपके पास क्या आ रहा है कि आंसर आ रहा है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये इसका फीचर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। करेक्ट? इट इज क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द टर्म स्टेट। यहाँ पे जो स्टेट है इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो जब आप स्टेट के बारे में बात करते हो तो इसमें दो चीज आपको पता होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि 2021 है, 22 है, 23 में, इसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपका जो सोशोलॉजी है, आपके पास जो डेमोक्रेसी है, वहां से कुछ कुछ इन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो जब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। पहले एक बार जो ऑप्शंस है उनको पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने बोला है अ कम्युनिटी ऑफ पर्संस permanently occupying a definite territory, for example, that ये एक definite territory है, and here they are saying that community of people are staying independent of external control, that means बाहर की किसी देश विदेश का कंट्रोल नहीं है, and possessing an organized government. Second statement, a politically organized people of a definite territory, that means एक definite territory है, यहाँ पे politically organized जो लोग हैं वो रहते हैं, and possessing an authority to govern them, maintain the law and order, protect the natural right, and safeguard the means of subsistence. Third है a number of persons who have been living in the definite territory for a very long time with their own culture, tradition, and government. And fourth, a society permanently living in a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. अब पहली बात ना, ये मन से नहीं करना है कि भाई स्टेट का क्या मतलब हो सकता है, स्टेट का मतलब लॉ एंड ऑर्डर होगा या फिर क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके पास सोशोलॉजी जो है वहां से आया। देयर इज वन फिलोसोफर और द थिंकर जो कि आप पढ़ते भी हैं, दैट इज मैक्स वेबर। इन्होंने आपका जो सोशल, या फिर आप उसमें बोल सकते हैं दैट इज रिलीजियस सोशोलॉजी, इकोनॉमिक सोशोलॉजी, पॉलिटिकल सोशोलॉजी, इनमें अपने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज जो ओपिनियंस जो है दिए। इसी में से जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं, मैक्स वेबर ने कहा कि कोई भी ऐसी टेरिटरी जो कि डेफिनेट टेरिटरी है, वहां पे कम्युनिटी ऑफ पर्संस रहते हो जहां पे कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं हो और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हो, ऐसी टेरिटरी को हमने स्टेट बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 1। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो पहली बात तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो क्या होगी? लिबरल डेमोक्रेसी को सब्सटेंशियल डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, लिबरल डेमोक्रेसी को वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। दैट मीन्स आपका जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है उसके साथ में आप अपनी लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी को भी मिक्स कर देते हो। हमने क्या बोला? दैट लिबरल डेमोक्रेसी जो है इसका क्या मतलब हो जाता है कि आपका जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, राइट? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि एक होता है डेमोक्रेसी जिसके अंदर जनता अपना लीडर खुद चुनती है, तो इसमें एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। इनडायरेक्ट में हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो है चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का जो केस है, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके अंदर अगर मैं अपने लिबरल फिलोसफिकल लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी वाले जो थॉट्स है वो मिक्स कर दो तो वो बन जाता है लिबरल डेमोक्रेसी। तो उसके फीचर्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, उसके बीच में इलेक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। फिर है आपके पास, आप इसको ना इंडिया का जो डेमोक्रेसी उसको जो है थोड़ा बहुत माइंड में रख सकते हो, लिबरल के फॉर्म में लेके जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल
इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी इलेक्शन सिस्टम होता है, यस, बिकॉज ये एक तरह से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है और उसी का लिबरल वो फीचर है। तो यहाँ पे एक फीचर क्या है कि बहुत सारी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है और उनके बीच में इलेक्शन होता है। और फिर यहाँ पे एक फीचर सेपरेशन ऑफ पावर्स भी होता है। तो ये इसका आंसर सेपरेशन ऑफ पावर हो जाएगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो वो तो भाई डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर भी होता है, चाइना के अंदर भी है, तो इट इज नॉट नेसेसरली द फीचर। एंड कमिटेड जुडिशरी इससे रिलेट नहीं करता। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपके पास सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political link or should not have taken part in the politics in the recent past? तो यहाँ पे भाई चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पॉलिटी ढंग से पढ़ी है। देखो डी ऑप्शन देख लो आप, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लक्ष्मीकांत का आखिरी आखिरी चैप्टर खोल लेना, यही है, दैट इज नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो सारे फीचर्स सजेस्ट करते हैं, पॉसिबल करते हैं जिसको हम अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड हो सकता है। तो ये तो होने से रहा। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, क्या एआरसी में बात करी गई थी इसके बारे में? ये तो क्लियर कट पता होना चाहिए। कंफ्यूजन होना चाहिए दो के अंदर कि भाई राजमन्नार कमेटी और सरकारिया कमीशन, दोनों ही सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसके बारे में बात करती थी। बट ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो राजमन्नार कमेटी थी उसका मेजर फोकस क्या था कि जो सेंटर और स्टेट की जो रिलेशन है उसमें यूनिटरी बायसनेस जो है उसके ऊपर रिकमेंडेशन देना। बचता है सरकारिया कमीशन इज आंसर। तो सरकारिया कमीशन जो थी उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे सेंटर और स्टेट को लेके। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली गवर्नर के कंटेक्स्ट में क्या उन्होंने बात करा था, तो उसमें भी उन्होंने ये गवर्नर के कंटेक्स्ट में जो उन्होंने ये बोला था कि वो एक ऐसा एमिनेंट पर्सन होना चाहिए जो स्टेट से बाहर बिलोंग करता है। बट और क्या क्या रिकमेंडेशन दी, इन्होंने बोला कि जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है उसको एक परमानेंट बॉडी जो बना दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा दिया जाए। फटाफट से कमेंट पे लिखिए कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसका कंपोजिशन क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 356 है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट रूल, ये बहुत स्पैरिंगली यूज किया जाना चाहिए। अब ना पीवाईक्यू क्यों करते हैं वो आपको पता चलेगा। सरकारिया कमीशन जो है उस पे इन्होंने सीधा क्वेश्चन पूछा है, तो मतलब सरकारिया कमीशन की जितनी भी रिकमेंडेशंस है आपको रटना नहीं है, उसको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा देखो मैं बताती हूँ। सरकारिया कमीशन है, उन्होंने क्या बोला कि भाई आर्टिकल 356 जो है स्पैरिंगली यूज होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट रूल स्पैरिंगली यूज होना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल के बारे में, भाई वो प्रेसिडेंट रूल के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है। इंटरस्टेट काउंसिल को परमानेंट बना दो, तो इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो रेजिडुअरी पावर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के अंडर कर दो, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रेजिडुअरी पावर सेंटर स्टेट के रिलेशंस के ऊपर। तो दीज वर द रिकमेंडेशंस। फिर उन्होंने जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनको स्ट्रेंथन करने की भी बात करी गई थी, तो ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस उन्होंने दी, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको यही दिख जाएगा अगले क्वेश्चन में, मैंने क्या बोला था कि जो सरकारिया कमीशन है, तो आपको रटना नहीं है, पीवाईक्यू में आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो हियर वी टॉक्ड अबाउट द सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस के बारे में। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट सरकारिया कमीशन पे क्वेश्चन पूछा। अगर आपको पता होगा कि सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस क्या थे, फॉर एग्जाम्पल 356 के बारे में उन्होंने बोला, तो यही इन्होंने एक साल पहले क्वेश्चन पूछा है 2018 के अंदर। So this is the magic of solving the PYQ. You don't have to memorize the PYQ. ठीक है। So basically यहाँ पे है कि अगर कहीं पे भी आर्टिकल 356 लगाता है प्रेसिडेंट पे, तो वो स्टेट का जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास होता है? पहला, द असेंबली ऑफ द स्टेट, sorry, if the president of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then option number one,
द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, नहीं, प्रेसिडेंट करता है डिसॉल्व उसको. सेकंड, द पावर्स of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. इसको हम सोचेंगे अभी. Article 19 is suspended in that state. नहीं. The president can make laws relating to that state. इसको सोचेंगे. देखो, आर्टिकल 355 355 बोलता है कि सेंटर की ड्यूटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का अगर फेलियर हो रहा है तो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो कैसे. आर्टिकल 356 के थ्रू वो क्या लगाएगा, इमरजेंसी लगाएगा, स्टेट इमरजेंसी लगाएगा, या फिर जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं. तो जिस दिन प्रेसिडेंट रूल लग जाता है या फिर प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पे गवर्नर रिपोर्ट दी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वहां पे लगता है आपके पास क्या, प्रेसिडेंट रूल. और जिस दिन वो लगता है 2 महीने तक वो वैलिड रहता है, उसी तारीख में आप उसको पार्लियामेंट के अंदर भेज देते हो, किसके लिए, पास होने के लिए. और वो जो है 6 महीने के अंदर अगर पास हो जाता है तो 6 महीने तक रहेगा, वरना 2 महीने में वो खत्म हो जाएगा. तो ये तो अलग बात है. लेकिन जब आर्टिकल 356 लग जाता है तो जो प्रेसिडेंट है वो आपका जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सस्पेंड भी कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है. तो ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व नहीं होती, तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है. अब उसको डिसॉल्व अगर कर दिया है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं कर रही है, तो कानून कौन बनाएगा, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप स्टेट के बिहाफ पे लॉ बनाओ. आई रिपीट, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है आप लॉ बनाओ. तो लॉ बना कौन रहा है, पार्लियामेंट बना रहा है. इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 4 गलत हो जाएगा कि प्रेसिडेंट कैन मेक द लॉस, नहीं, वो पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है लॉ बनाने के लिए, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा और आर्टिकल 19 यहाँ पे सस्पेंड नहीं होता है. क्लियर है. बट नेक्स्ट क्वेश्चन. The main advantage of the parliamentary form of government is that, again, पहले सवाल में मैंने बोला था आपको पता होना चाहिए फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किसी भी प्रकार से सवाल आ सकता है. जब मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करती हूँ. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अगर आपको ये चीज पता होती तो. स्टेटमेंट 1 कहता है द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, नहीं, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर होता है. सेकंड, इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट. देखो इसमें क्या होता है कि सरकार हर 5 साल में बदलती है तो पॉलिसी जो है कंटिन्यू नहीं रह पाती है, तो इसको भी आप गलत कर सकते हैं. द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जी हाँ, यही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है. एंड देन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन, ये तो गलत है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed. याद करो लक्ष्मीकांत का वो चैप्टर जहां पे लिखा है वो सारी कंडीशंस जिसमें सेंटर स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाते हैं और बहुत सारे क्राइटेरिया दे रखा है. तो उसमें एक क्राइटेरिया ये होता है कि जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है, लोकसभा नहीं, जब राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करती है उसको 2/3 मेजोरिटी से पास होना होता है, तब जाके यहाँ पे आपके पास जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है. राज्यसभा को अगर लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, पार्लियामेंट को उस पर लॉ बनाना चाहिए, तो वहां पे राज्यसभा का रोल आएगा. तो राज्यसभा बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 of its members present and voting. Now next question. The parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing the international treaties. ये डायरेक्ट सवाल है, उसमें वो स्टेट का कंसेंट नहीं लेते हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट वो ऐसा कर सकते हैं. ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम, बेसिकली जब आप पढ़ोगे पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 11 जो है इट टॉक्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. कौन से पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स.
उसमें पार्लियामेंट के पास सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पावर होता है दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर व्हाट एनी टेरिटरी ऑफ द इंडिया, और अगर कहीं बाहर भी आपके सिटीजन की प्रॉपर्टी वगैरह उसको लेके लॉ बना सकती है, ठीक है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करते हैं, इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, वहां पे उनको स्टेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1964 आता है, तो जब भी इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने की बात होती है स्टेट की परमिशन वहां पे नहीं ली जाती। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 12, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं कि कौन सा टैक्स कौन लेवी कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, अप्रोप्रिएट कर रहा है, उसमें से सवाल आया है। इन्होंने पूछा इन इंडिया द स्टैम्प ड्यूटी ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर, ये फटाफट से कमेंट पे लिखो कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है कि जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो लेवी तो सेंटर करता है। आई रिपीट, स्टैम्प ड्यूटी लेवी तो सेंटर करता है, लेकिन उसका एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सब रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट करता है। यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि ये कौन से आर्टिकल का जो है उसमें लिखा गया है। तो ऑब्वियसली इसमें पहली बात क्या लिखी गई है, इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, गलत। इम्पोजिशन या फिर जो लेवी है वो सेंटर करता है, बाकी सारा काम स्टेट करता है, तो इसी वजह से स्टेटमेंट सेकंड भी गलत हो जाएगा। रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ना जी ना, स्टेट रेगुलेट करती। तो आंसर है ना कि नो, नन ऑफ द अबाउ, ना कि वन आंसर है, ना कि सेकंड आंसर है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही चीज बार बार आ रही है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, बाय कैमरल लेजिस्लेचर हो सकता है क्या? भाई ये तो कतई नहीं हो सकता। अगर आपने ये आंसर लगा लिया तो आप तैयारी, मतलब आप झूठ बोल रहे हो कि आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया और ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई ये तो फीचर ही नहीं है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, ये तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। तो अब ये ब्रिटिश का हो या इंडिया का हो, भाड़ में गया, ये स्टेटमेंट ही भाड़ में गया, ये तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, तो आप इसको हटा दो। फिर बचता है क्या, ये सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई ये तो ब्रिटिश में भी होता है, रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वहां पे भी होता है। तो सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई आंसर ये क्यों होगा, हमने अभी अभी बोला कि जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, वो सॉवरेन है। पहला सवाल इस पे हमने किया, दैट मींस वो इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। व्हाट इज द सेइंग, दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट can do anything, can make any law except to change a man into a woman and woman into a man। वहां पे जुडिशरी भी इंटरवेन करके लॉ नहीं बदल सकती, लेकिन इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आ जाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइन टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय। अब ना ये थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि फनी क्वेश्चन है या फिर ट्विस्ट के लिए उन्होंने दे दिया, बिकॉज है बहुत इजी बट फिर भी गलत हुआ है, मतलब 70% बच्चों से। वो क्यों हुआ है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे था कि जो एग्रीकल्चर का इनकम टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचता है, तो ये किसके थ्रू, उसका सोर्स क्या है। तो बच्चों को लगता है कि भाई टैक्स की बात हो रही तो फाइनेंस कमीशन, जी नहीं, एनडीसी इंटर स्टेट काउंसिल, सीधा सीधा ये आर्टिकल है, टैक्स एलोकेशन की बात करी गई है पार्ट 12 के अंदर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसका आंसर होगा। कौन सा आर्टिकल है, कमेंट में लिखो फटाफट से। देन कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, in which respect have the center state relation been specifically termed as a municipal relationship? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट सेंटर जब स्टेट के ऊपर कंट्रोल करती है प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू, तो ये है। तो बेसिकली ये थियोरेटिकल है, ये आपके पास थियोरेटिकल है। आप इसके आंसर्स पढ़िए। पहला ऑप्शन है सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर। ऐसा होता है क्या, मतलब सब्जेक्ट्स तो डिवाइडेड है 7th शेड्यूल के अंदर, सेंटर का है, स्टेट का है, कॉन्करेंट लिस्ट है, रेजिडुअरी है, तो दिस कुड नॉट बी द आंसर। सेंटर्स कंट्रोल ऑफ स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर, सेंटर कंट्रोल ऑफ स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो क्रिस्टल क्लियर गलत हो गए ना, मतलब ये तो डिवाइडेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के अंदर भी पावर्स डिवाइडेड है, पार्ट 11 के अंदर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल मैटर के भी अंदर पार्ट 12 के अंदर डिवाइडेड है, लेजिस्लेशन के अंदर 7th शेड्यूल में डिवाइडेड है। तो किसके अंदर बात होगी, सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसेस। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आप प्रायोरिटी वाइज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से आपको बताना कि कौन सा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है।
लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है इंडियन कंटेक्स्ट में बताना है। क्यों? आप बोलोगे कि भाई फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट भी होता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है? नहीं, रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अगर हम कोई चीज अमेंड करते हैं तो स्पेशल मेजोरिटी से भी करते हैं, सिंपल से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको आप हटा दीजिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अभी हम प्रायोरिटी वाइज चूज करें तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आंसर क्या होगा कि पावर्स जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दैट मीन्स द पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। So this was all about the today's discussion. I hope ये questions आप समझ पा रहे हैं। और अब इसके बाद में हम जुडिशरी जो है उसके सवाल लगाएंगे और फिर हम आगे वाले सेक्शन के ऊपर चलेंगे। और हो सकता है पीटी 365 का जो बचा हुआ पॉलिटी का जो है वो भी हम आज अपलोड कर दें ताकि हम इकोनॉमिक की पीटी स्टार्ट कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, keep sharing our videos, keep liking our videos. This is how you motivate us to work more harder. Thank you so much.